बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दैट इज़ कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या हैं? ये कार्बन बेस्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्बीन्स के इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, इसकी टाइप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, कार्बीन्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, जनरेशन मेथड या प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बीन्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पे फाइनली कार्बीन्स के जो सम इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कार्बीन्स होते क्या हैं, व्हाट आर कार्बीन्स। तो कार्बीन्स के इंट्रोडक्शन को देखने के लिए जस्ट सिंपली अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता होगा तो स्ट्रक्चर की बेस पे हम कार्बीन्स को की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या जो इसके बेसिक पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कार्बीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये क्या है? एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। ये हम कहते हैं कि रिएक्शन के दरमियान जब हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है, उस रिएक्शन में हैज़ इंटरमीडिएट स्पीशी बनती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बीन बोलते हैं। कार्बीन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर की बेस पे हम क्या करेंगे? कार्बीन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि ये क्या होता है? जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कार्बीन में क्या होता है? जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो देखें, हमें यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बने हैं? 1 2 3 और बाण एक बाण में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 5 6। इट्स मीन कि यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को देखने से ही पता चल गया कि कार्बीन एक ऐसी स्पीशी है जिसमें जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो देखें, हमें यहाँ से बात खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि जब 6 इलेक्ट्रॉन है इट्स मीन इसका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यानी कि इसी स्टेप से हमें डायरेक्टली खुद बहुत दूसरा पॉइंट समझ आ जाता है कि जब जिगजेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट्स मीन नेक्स्ट हमारे माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होने का क्या मतलब है कि इसमें क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, यानी कि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। तो सेकंड हम जो इसका पॉइंट है यहाँ से फिर ये बना लेते हैं कि इसमें ये क्या होती है, कैसी स्पीशी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज इट्स मीन कि ये क्या होगी? इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी, या इन अदर वर्ड्स हम इसे क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। तो होपफुली जस्ट सिंपली स्ट्रक्चर देखने से इसके जो जस्ट स्टार्टिंग 2 पॉइंट्स हैं वो आपको इजीली क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब हम इनको डिफाइन कर सकते हैं हैज़ अ लीविस एसिड के तौर पर भी। वाई देखें, लीविस एसिड कौन से होते हैं? जो कि क्या करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और स्टार्टिंग 2 पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है? डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इन्हें इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये क्या करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे इट्स मीन इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो कार्बीन्स होते हैं ये क्या होती हैं? एज लीविस एसिड एक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि ये क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। और उसकी बेस पे एक पॉइंट ये है कि ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल होते हैं, यानी कि इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है? बहुत कम ड्यूरेशन की होती है। फिर यहाँ से नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इनकी स्टेबिलिटी या इनका जो लाइफ टाइम है वो ऑलमोस्ट कितना होता है? तो इनका जो लाइफ टाइम होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, लेस देन 1 सेकेंड होता है। नेक्स्ट है कि ये जो कार्बीन्स हैं इन्हीं को हम लोग मिथाइलिन भी कहते हैं, यानी कि ये जो CH2 स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को कॉमनली हम लोग मिथाइलिन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। अब आगे नेक्स्ट यहाँ पर ही देखें, हमें एक और चीज़ भी समझ आ रही है कि इसमें क्या है? 2 सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन कि इसके इंट्रोडक्शन के लिए या इसकी डेफिनेशन के लिए हम एक और पॉइंट क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं प्लस 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट इसकी इंट्रोडक्शन में एक और पॉइंट है कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बीन्स आर नेम्ड बाय सो कॉल्ड कार्बीन नोमेनक्लेचर, यानी इनकी नोमेनक्लेचर हम लोग जनरली कैसे कर सकते हैं? लाइक यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, तो ये देखें हमारे पास इस स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे नेम दे सकते हैं? इसको हम लोग नेम दे सकते हैं डाइक्लोरोकार्बीन, क्योंकि इसमें क्या है? 2 क्लोरो ग्रुप हैं और ये क्या है? कार्बीन है। या फिर देखें, अभी हम लोगों ने देखा कि हम कार्बीन का दूसरा नेम क्या रख सकते हैं? मिथाइलिन। तो इसकी नेमिंग हम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, डाइक्लोरोमिथाइलिन। तो होपफुली जस्ट इस एक स्ट्रक्चर को देख के कैसे हम लोग इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ कार्बीन। कि अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कार्बीन कितनी टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें क्या कह रहा है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिन स्टेट, इनकी स्पिन स्टेट की बेस पे हम लोग क्या करते हैं? कार्बीन्स को क्लासीफाई करते हैं।
और इसके हम इसको कितनी टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्टली हम कहते हैं हमारे पास होती हैं सिंगलेट कार्बीन, सेकंड हम कहते हैं हमारे पास होती हैं ट्रिपलेट कार्बीन। अब यहाँ से क्वेश्चन माइंड में आता है कि वाई वी आर कॉलिंग देम सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। तो इंशाल्लाह जब हम लोग अभी इनका डिफरेंस वगैरह या इसका इंट्रो अभी देखते हैं नेक्स्ट, हमें समझ भी आ जाएगी कि क्या होती हैं हमारे पास सिंगलेट कार्बीन्स क्या होती हैं और ट्रिपलेट कार्बीन्स क्या होती हैं। तो अगर देखें हमारे पास यहाँ से देखें सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, सिंगलेट की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 2 हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से बेसिकली ये जो हो रही है किस बेस पे हो रही है, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं इस बेस पे क्लासिफिकेशन हो रही है। अगर तो वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर की फॉर्म है तो हम उसे कहते हैं सिंगलेट, और अगर वो क्या है अनपेयर्ड फॉर्म है तो उसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की जाती है। तो इस मीन के फर्स्ट स्टेप जो या फर्स्ट पॉइंट है वो हम इसकी रिप्रेजेंटेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ रिप्रेजेंटेशन में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है पेयर्ड फॉर्म है। तो हम कहते हैं कि जो सिंगलेट होती है इसमें स्पिन कैसी होती है, पेयर्ड होती है, जबकि ट्रिपलेट में अगर हम लोग स्पिन देखें तो वो कैसी होती है, अनपेयर्ड होती है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें पेयर्ड है और ये है क्या बेसिकली कार्बन एटम, और कार्बन का हमें पता है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इट्स मीन के इसके क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, तो फिर जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, अनपेयर्ड होंगे। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ट्रिपलेट में आ जाएं तो ट्रिपलेट में क्या होगा कि ट्रिपलेट में देखें हमारे पास अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड होने का क्या मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, बल्कि जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के वो क्या होंगे, अनपेयर्ड स्टेट में होंगे। नेक्स्ट अब देखें यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यानी कि अगर इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करें तो इसके क्या बने हुए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। ये जो हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं ये 2 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और एक लोन पेयर है। तो इट्स मीन कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन में टोटल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसके ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ से ये 3 ऑर्बिटल इसके ये किधर क्या करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और जो हमारे पास यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी फिर उसे हम क्या कहते हैं, क्या कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, sp2, बिकॉज यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन में, और ये जो एक रिमेनिंग ऑर्बिटल है ये वैकेंट ऑर्बिटल के तौर पर प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर इसके कंपैरिजन में हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि इसके जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें क्या होगा कि जस्ट ये 2 जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन्वॉल्व होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में तो हम इसे कहते हैं कि एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इट्स मीन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp, और जो रिमेनिंग 2 ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में py या फिर pg ऑर्बिटल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी की अगर हम लोग ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया है, कि इसमें देखें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये एक इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 3 हैं, एक ये हो गया, सेकंड वन दिस और थर्ड ये, और ये जो ऑर्बिटल है ये आगे सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये भी ऑर्बिटल क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। जबकि इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इसका वैकेंट ऑर्बिटल। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएँ तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या देखा है कि इसके 2 ऑर्बिटल जो होते हैं वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। लाइक इसका एक हमारे पास ऑर्बिटल ये वाला हाइब्रिडाइज्ड है, दिस वन, और सेकंड इसका ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, साथ ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड टाइप है। 2 ये हो गए इसके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, उसी को हम लोगों ने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में शो कर दिया। कैसे कि लाइक एक हमारे पास ये है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और सेकेंड वन हमारे पास ये है। होपफुली यहाँ तक आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट अब अगर यहाँ पर देखें सिंगलेट, तो सिंगलेट में हम लोग क्या कहते हैं कि इसमें 2 तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लाइक यहाँ पर हमें समझ आ गई कि ये जो 2 ऑर्बिटल्स होंगे इसके क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और जो इसकी रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और साथ क्या होता है इसमें, यानी कि जो ये वाली रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम लोगों ने वर्डिंग की फॉर्म में या थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है कि इसमें क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, एक लोन पेयर है और क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। इसके कंपैरिजन में अब ट्रिपलेट में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो ट्रिपलेट में देखें यहाँ से हमें समझ आ रही है कि इसके 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हुई हैं, इट्स मीन कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे, लेकिन इसकी जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, यहाँ पर देखिए लोन पेयर के फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो किस फॉर्म में है, अनपेयर्ड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में है, और यहाँ पर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट अगर हम लोग सिंगलेट को देखें तो हम कहते हैं कि अगर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर चेक किया जाए,
तो हम कहते हैं कि सिंगलेट के हैं डायमैग्नेटिक हैं। वो कैसे, यानी कि मोस्टली अगर चीज़ें देखें ना, हमें स्ट्रक्चर से ही चीज़ें क्लियर हो रही हैं। स्ट्रक्चर भी हमें रिप्रेजेंट हुआ है कि इसमें क्या है, हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट्स मीन के ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे के जो स्पिन एक्शन होगा उसे, या जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा उसे कैंसिल आउट कर रहे होंगे। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हमारे पास जो सिंगलेट होते हैं ये क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। जबकि ट्रिपलेट में अगर हम देखें तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किस फॉर्म में हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में है। इट्स मीन कि इसकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट आप देखते हैं कि हुंड रूल को कौन फॉलो कर रहा है, कौन वायोलेट कर रहा है। देखिए हुंड रूल्स क्या है। हुंड रूल कहता है कि हमारे पास फिलिंग कैसे होनी चाहिए कि जब डीजेनरेसी हो तो क्या हो कि अनपेयर्ड पहले फिल हो देन पेयरिंग हो। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सीन थोड़ा उल्टा हो गया है कि एक हमारे पास आर्बिटल वैकेंट पड़ा है और एक में पेयरिंग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सिंगलेट हैं ये क्या करते हैं, हुंड रूल को वायोलेट करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें ट्रिपलेट का केस देखें तो यहाँ पर देखें हमारे पास पहले क्या हुए हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट हैं। इट्स मीन कि ये क्या करता है, फॉलो करता है या ओबे करता है हुंड रूल। तो होप वाइज स्टेप वाइज आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि जो सिंगल या जो सिंगलेट होते हैं इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हॉट मिथाइलिन भी बोलते हैं। हॉट मिथाइलिन इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज ये अनस्टेबल फॉर्म हो जाती है, या फिर जिस तरह देखें इसने हुंड रूल को भी वायोलेट कर दिया। दैट्स वाई हम इसे क्या देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हॉट मिथाइलिन। जबकि जो ट्रिपलेट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड मिथाइलिन। नेक्स्ट अब अगर हम लोग इनका बॉन्ड एंगल कंपेयर करें तो सिंपल जो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन दी थी उसी को हम लोग सिंपली यूँ भी इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो होता है हमारे पास सिंगलेट होता है, यहाँ पर अब देखें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पर एक पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगा और इधर से इस हाइड्रोजन को भी रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा इट्स मीन कि ये बॉन्ड आपस में श्रिंक होगा। जब ये बॉन्ड श्रिंक होगा तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 103। जबकि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है अब इसको भी रिपेलेंट फेस करनी पड़ रही है, लेकिन इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बल्कि इसे सिंगल इलेक्ट्रॉन से रिपेलेंट फेस करनी पड़ रही है। यहाँ से भी सिमिलरली इस हाइड्रोजन को भी रिपल्जन फेस करनी पड़ रही है, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल नहीं कर रहा बल्कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर रिपल्जन होती है लेकिन हैज़ कम्पेयर टू सिंगलेट यहाँ पर रिपल्जन कम होगी। दैट्स वाई यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन एंगल होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सिंगलेट में जो कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 103 है, और इसमें ट्रिपलेट में कितना है, 130 है। नेक्स्ट इनकी ज्योमेट्री या शेप डिस्कस करें तो रफली हम कह सकते हैं कि दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो बेंड या वी शेप होती है। नेक्स्ट आता है इनका स्पिन स्टेट। अभी हम लोगों ने जिस तरह स्टार्ट पे बात भी की, हम इसकी जो सिंगलेट होता है इसको हम लोग सिंगलेट क्यों कह रहे हैं, या जो ट्रिपलेट है इसको हम लोग ट्रिपलेट क्यों कह रहे हैं, तो इस कंसेप्ट को हम लोग मल्टीप्लिसिटी से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लिसिटी काउंट करते हैं। मल्टीप्लिसिटी काउंट करने का हमारे पास फार्मूला है 2s+1। तो देखें हमारे पास सिंगलेट यहाँ से 2 हैज़ इट इज़ रहेगा, एस यहाँ पर क्या है, इसकी स्टेट, यहाँ पर स्पिन स्टेट। इसकी अगर हम लोग देखें सिंगलेट की स्पिन स्टेट क्या है, दोनों की ऑपोजिट है, यानी कि एक अगर प्लस में है तो दूसरा किस में आएगा, हाफ में आएगा। तो यहाँ पर हमने इनकी स्पिन स्टेट रिप्रेजेंट की और साथ फार्मूले का +1। तो ओवरऑल जब हमने कैलकुलेशन की तो 1 आया। इट्स मीन इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, 1 आ रही है। दैट्स वाई हम इन्हें क्या कहते हैं, सिंगलेट्स कहते हैं। जबकि कंपैरिजन में अगर ट्रिपलेट की तरफ आ जाएँ तो यहाँ पर सेम अगेन वही मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला एस में यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, स्पिन स्टेट। अब अगर ट्रिपलेट की हम लोग स्पिन स्टेट देखें तो यहाँ पर देखें दोनों की सेम स्पिन स्टेट है, यानी कि या दोनों को हम पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे या दोनों को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में लेंगे। तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, सेम पॉजिटिव स्टेट में ले लिया है। तो जब ओवरऑल सारी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इट्स मीन इसकी मल्टीप्लिसिटी 3 है, या इन अदर वर्ड्स दैट्स वाई मैंने क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट हैं। तो होपफुली यहाँ तक आप लोगों को सिंगलेट और ट्रिपलेट का डिफरेंस समझ आया होगा। अब चलते हैं वीडियो लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास स्टेबिलिटी कंपैरिजन। यानी अब हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं हमारे माइंड में, यानी कि अब ये होना चाहिए, अब हम देखने चाह रहे हैं कि आया हमारे पास सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल स्टेट है या हमारे पास ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल स्टेट है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। सम केसेस में ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है और सम केसेस में सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल होता है। अब कंडीशंस देख लेते हैं कि कौन से केसेस में हमारे पास ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन से केसेस में सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल होता है।
तो फर्स्ट केस देखते हैं इन केस ऑफ मिथाइलिन। मिथाइलिन मीन जब हमारे पास क्या हो, इसके साथ यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, ठीक है। एक इसकी हैलोजिनेटेड फॉर्म होती है और एक में क्या होता है, जैसे ये मिथाइलिन होता है या अल्काइल फॉर्म होती है। तो क्या कह रहा है, इन केस ऑफ मिथाइलिन यानी कि जब हमारे पास साथ क्या हो, हाइड्रोजन हो या अल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उस केस में क्या होता है, ट्रिपलेट जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट। आप इसकी रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। इसकी रीज़न क्या है, तो इसकी रीज़न में देखें क्या लिखता है कि जो ट्रिपलेट है इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू हायर बॉन्ड एंगल। कि ट्रिपलेट में क्या होता है, हमारे पास बॉन्ड एंगल हाई होता है। देयर इज़ लेस रिपल्जन बिटवीन सी बॉन्ड एच बॉन्ड्स एंड वाइस वर्सा फॉर सिंगलेट। ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी सिंगलेट और ट्रिपलेट के कंपैरिजन में भी देख चुके हैं। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंगलेट की रिप्रेजेंटेशन है, और वहाँ पर हम लोग ये बॉन्ड एंगल डिस्कस कर चुके हैं कि 103 बॉन्ड एंगल क्यों है, और ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में भी हम लोग उसका बॉन्ड एंगल डिस्कस कर चुके हैं कि 130 है। अब यहाँ पर यानी कि सिंपली ये क्या पॉइंट एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि हमारे पास जो ट्रिपलेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, बिकॉज देखें यहाँ पर क्या है कि सी बॉन्ड एच जो है, यानी कि ये वाला जो सी बॉन्ड एच है और सी बॉन्ड एच ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंस पर होने की वजह से इनमें क्या है, रिपल्जन कम है। डिस्टेंस पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। जब ये डिस्टेंस पर है, रिपल्जन कम है, इट्स मीन इसमें क्या है, स्टेबिलिटी हाई है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जब हम लोग सिंपल मिथाइलिन का केस लेते हैं उसमें क्या होते हैं, ट्रिपलेट जो स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू सिंगलेट। रीज़न क्या है कि ट्रिपलेट का क्या होता है, बॉन्ड एंगल ग्रेटर होता है। बॉन्ड एंगल ग्रेटर क्यों होता है, ये रीज़न ऑलरेडी भी डिस्कस की है। और अभी फिर क्या होता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी को ये कैसे इन्हांस करता है कि बॉन्ड एंगल हाई होने की वजह से रिपल्जन कम होगी कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन में। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रिपलेट स्टेट है वो क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट अब कहता है कि अगर हमारे पास सिंपल मिथाइलिन ना हो बल्कि क्या हो, हैलोजिनेटेड मिथाइलिन हो, तो उस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो उस केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए, वाई, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, क्यों यहाँ पर अब सिंगलेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस ये जो पॉइंट है इसको लॉजिकली रीज़न के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अब हमने केस कौन सा लिया है, अब हमने लिए हैं हैलोजिनेटेड मिथाइलिन, यानी कि अब हमारे पास हैलोजेन्स प्रेजेंट हैं। लाइक यहाँ पर एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सिंगलेट की। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिंगलेट की रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर की फॉर्म में है, लोन पेयर की फॉर्म में, और ये क्या है, हमारे पास ट्रिपलेट है। अब यहाँ पर केस क्या आ जाता है कि इस केस में अगर हम देखें तो सिंगलेट में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जो हैलोजेंस होते हैं इनके जो लोन पेयर्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, इनकी यहाँ से पाई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इट्स मीन ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल को डोनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रिपलेट में देखें तो ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है। ये यहाँ पर रीज़न लिखी भी गई है कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल इन सिंगलेट, कि सिंगलेट में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई के जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके पाई बैक बॉन्डिंग बना सकते हैं। इस वजह से इस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, जो हैलोजिनेटेड मिथाइलिन होती हैं उस केस में जो सिंगलेट होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रिपलेट। होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं कि अब हैलोजेंस अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हैलोजेंस हमें पता है कि फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है एंड आयोडीन भी है। तो अगर यानी हम कंपेयर करना चाहें कि हमने ये तो कह दिया कि हैलोजिनेटेड कार्बीन्स में जो सिंगलेट स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम डिफरेंट हैलोजेंस हैं तो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास अगर फ्लोरीन है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा हैज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, हैज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, हैज़ कम्पेयर टू आयोडीन। ये क्या, इसके बिहाइंड की क्या रीज़न है, देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का फैक्टर आ क्यों रहा है, ड्यू टू पाई बैक बॉन्डिंग। और हमें पता है कि कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 2b ऑर्बिटल है। तो साथ अगर यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन होगा, तो फ्लोरीन का भी हमें पता है कि वैलेंस ऑर्बिटल क्या होता है, 2p। इट्स मीन कि उस केस में पाई बॉन्डिंग किस में हो रही होगी, 2p और 2p ऑर्बिटल में। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि ये केस का केस है, फ्लोरीन का केस है, लेकिन अगर यहाँ हम क्लोरीन का केस लेते हैं तो कार्बन तो एग्जैक्टली सब में सेम होगा, लेकिन क्लोरीन का हमें पता है कि वैलेंस ऑर्बिटल क्या होता है, 3p होता है।
सिमिलरली जब हम लोग केस लेंगे इसका ब्रोमीन का, तो यहाँ पर क्या होगा, 4p होगा। तो देखिए हमें यहाँ से देखने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो 2p और 2p ऑर्बिटल की हो रही है, जबकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो 2p और 3p ऑर्बिटल की हो रही है, और यहाँ पर 2p 4p ऑर्बिटल की बॉन्डिंग हो रही है। तो इधर से हमें कंपैरिजन क्लियर हो गया कि 2p ऑर्बिटल जो होगी ये एक ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी, या ज़्यादा इसमें क्या होगी, अच्छी ओवरलैपिंग होगी। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये जो होता है हमारे पास फ्लोरीन होता है, ये हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगा। इसकी जो पाई बैक बॉन्डिंग डोनेशन है उसकी एबिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो होपफुली ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं जनरेशन या प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन की तरफ, यानी कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बीन को जनरेट कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है, बाय द एक्शन ऑफ बेस ऑन क्लोरोफॉर्म, यानी कि हमने क्या करना है, क्लोरोफॉर्म लेनी है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। हमने क्या ली, क्लोरोफॉर्म, उस पर किस चीज़ का एक्शन करवाना है या उसका रिएक्शन किससे करवाना है, बेस से। लाइक यहाँ पर हम लोगों ने इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड बेस ली है। यहाँ तक तो देखें ये जो दो चीज़ें हैं वो हमें रिएक्शन की स्टेटमेंट से समझ आ गई। स्टेटमेंट में मेंशन थी कि हमने क्या लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, और उस पर किसका रिएक्शन करवाना है, बेस का रिएक्शन करवाना है। नेक्स्ट अब देखें, हमें पता है कि बेस का क्या फंक्शन होता है, वो क्या करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करती है। यानी यहाँ तक को जो चीज़ थी वो हमें रिएक्शन ऊपर कंडीशन ने बता दी। नेक्स्ट अब रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगा, बेस है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, यहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगी, -H फॉर्म, यानी कि यहाँ से प्रोटॉन क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। जब देखें प्रोटॉन लीव कर रहा है, इट्स मीन कि ये जो पूरा बॉन्ड है ये कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज में हम देख सकते हैं कि कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। 3 क्लोरीन थे, उसको थोड़ा रेंज फॉर्म में लिख लिया है। यहाँ पर 2 क्लोरीन और 1 क्लोरीन, जहाँ पर सोल्यूशन में सोडियम मौजूद है ऑलरेडी। सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर लेके जाएगा सोडियम के साथ और रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। रिमेनिंग हम देख सकते हैं कि यानी कि अब ये यहाँ तक रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बच गया पीछे सोल्यूशन में, CCl2। और अगर इसी को हम देखें तो ये हमारे पास क्या है, कार्बीन है, कार्बीन है, सही हो गया। या हम और ज़्यादा कह सकते हैं कि हेलोजिनेटेड कार्बीन है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें कि लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, यानी यहाँ पर हेलोजिन देखें, हमारे पास फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकता है, हमारे पास ब्रोमाइड आयन हो सकता है, आयोडाइड आयन हो सकता है। तो गुड लिविंग ग्रुप का अगर ऑर्डर देखें तो आयोडाइड गुड लिविंग ग्रुप है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमाइड, हैज़ कम्पेयर टू क्लोराइड एंड हैज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड। नेक्स्ट अब देखते हैं पायरोलिसिस और फोटोलाइसिस ऑफ डाईएज़ो कंपाउंड। तो पहले तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। पायरोलिसिस का क्या मतलब है कि ब्रेक डाउन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फोटोलाइसिस का क्या मतलब है कि ब्रेक डाउन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऑफ डाईएज़ो कंपाउंड। तो इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि यानी कि हम लोगों ने लेना क्या है, डाईएज़ो कंपाउंड लेना है। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड, डाईएज़ो कंपाउंड कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ठीक हो गया। इस पे हम लोगों ने क्या करवाना है, इसको सनलाइट फॉल करवानी है, यानी कि इसकी फोटोलाइसिस करवानी है, या इस पे की क्या करवानी है, इसको हीट करना है, इसकी पायरोलाइसिस करनी है। तो हमारे पास क्या जनरेट हो सकती है, कार्बीन। कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम अगर देखें तो ये जो हमारे पास जो हमने डाईएज़ो कंपाउंड लिया है, इसको हम एक और इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ इस तरीके से ये डबल बॉन्ड अगर इधर रेजोनेट करे तो ये बॉन्ड इधर कार्बन पर रेजोनेट कर जाएगा, यानी कि CH2 बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पर हो क्या रही है, लाइसिस हो रही है, यानी कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये बॉन्ड अगर पूरा अगर ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए, यानी यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो एज रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज बनेगी CH2, इस पर एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस N2, और यही हम देखें यानी कि यहाँ से नाइट्रोजन इवॉल्व हो रही है और साथ क्या जनरेट हो गई हमारे पास, कार्बीन जनरेट हो गई। तो सेकंड मेथड भी होपफुली आपको समझ आया होगा कि पायरोलिसिस या फिर फोटोलाइसिस ऑफ डाईएज़ो कंपाउंड से भी हम क्या जनरेट कर सकते हैं, कार्बीन जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम कीटीन। कीटीन का अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास कीटीन क्या होता है, कीटीन ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन डबली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, और साथ नेक्स्ट कंपाउंड के साथ भी डबली बॉन्डेड होता है, ठीक हो गया। अब इसकी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, फोटोलाइसिस करते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी
पायरोलिसिस करते हैं, यानी कि कंडीशन एग्जैक्टली हम लोग सेम देते हैं। तो यहाँ पर अब होता क्या है, जब हम लोग इसको यानी कि इस पर उसकी फोटोलाइसिस कर रहे होते हैं या पायरोलाइसिस कर रहे होते हैं, तो ये जो बांड है यहाँ पर हमारे पास बांड है, इस बांड की कुछ इस तरीके से ब्रेकेज होती है कि लाइक ये जो फर्स्ट बांड है ये ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर, देखें इसको मैंने हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया, और एक इलेक्ट्रॉन इधर। सिमिलरली ये बांड भी ब्रेक होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा। कुछ इस तरीके से हमारे पास स्पीशीज बन जाएगी CH2 और उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और यहाँ पर देखें एक पूरा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुआ है, यानी एक पूरा कह सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गया है। इसको और ज़्यादा हम लोग अरेंज फॉर्म में लिखें अगर, तो ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज इनवर्ट रेजोनेट करेगा और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो होपफुली ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। ये सेम हुक लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं या फिर फोटोलाइसिस जब की जाती है, तो यहाँ से इस बांड की ब्रेकेज होती है, बांड की ब्रेकेज होती है, तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर कार्बन जनरेट हो जाती है और साथ देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट है बाय पायरोलिसिस और फोटोलाइसिस ऑफ एपेक्साइड। एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है जिस तरीके से अभी अंडरस्टैंड किया है कि सेम कंडीशन देंगे जब हम लोग लाइट या फिर इसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो बांड ब्रेकेज होगी। बांड ब्रेकेज कैसे होगी, यहाँ से बांड ब्रेक होगा। और इसको ज़्यादा क्लियरली यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अब हमने क्या लिए हैं, एपेक्साइड्स लिए हैं। एपेक्साइड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से साइक्लिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। जब हम देखें इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये जो बांड है ये ब्रेक होगा और ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। सिमिलरली ये बांड ब्रेक होगा और ऐसे ब्रेक होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। यानी कि हमने यहाँ से एक तरह से देखें तो ये दो बांड ब्रेक कर दिए हैं। कैसे ब्रेक किए हैं कि ये कार्बन है, इसके साथ ये दो बांड एज इट इज़, एक यहाँ पे लोन पेयर आ गया, एक यहाँ पे रिस्क आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक तरह से हमारी कार्बन जनरेट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर में पीछे क्या बच रहा है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर इसके दो बांड हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है। लेकिन ऑक्सीजन पे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन मूव करके गया था, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे है, और यहाँ से भी अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करके गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बांड बना के कार्बोनेट स्ट्रक्चर बना देंगे। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया चीज़। नेक्स्ट है फ्रॉम येलाइड्स। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि येलाइड्स होते क्या हैं। येलाइड्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ओवरऑल तो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इन स्पीशीज़ में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और साथ सल्फ़र होगी या फिर नाइट्रोजन होगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी होगी लाइक ऑक्सीजन, और उस स्पीशी पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। सेम कंडीशन लाएँ, इसकी भी पायरोलिसिस करते हैं या फिर इसकी क्या करते हैं, इसकी फोटोलाइसिस करते हैं, यानी कि या लाइट पाल करवाई जाती है या हीट दी जाती है, और हमारे पास क्या होता है, जो बांड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कैसे, यहाँ से आप देखेंगे बांड कैसे ब्रेक होगा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है और उसके ऊपर हैवी पॉजिटिव चार्ज, तो ये बांड सल्फर के ऊपर मूव कर जाएगा यहाँ से, यानी ये बांड ब्रेक हो गया, तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली क्या स्पीशी जनरेट हो गई, कार्बन जनरेट हो गई, और साथ हमारे पास सल्फर न्यूट्रल स्पीशी के तौर पर रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें अमोनियम डिलाइट, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस होगा कि जब हीट दी जाएगी या उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाएगी तो ये बांड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और हमारे पास कार्बन जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम, तो होपफुली यहाँ तक मतलब अगर हम लोग देखें बेसिक मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। नेक्स्ट है फ्रॉम डायाजीरीन कंपाउंड। तो डायाजीरीन ये कंपाउंड होते हैं, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, इसको भी यहाँ से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि डायाजीरीन में हमारे पास क्या है, कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ से भी नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और यहाँ पर डबल बांड है और इस कार्बन ने यहाँ पर दो अपने बांड बनाए हुए हैं। जब हम क्या करेंगे, क्या कंडीशन देंगे कि लाइट होगी या फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये बांड ब्रेक होगा। नेक्स्ट यहाँ से ये बांड ब्रेक होगा, एग्जैक्टली जिस तरह से अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ तक हमने क्या देखा है कि ये बांड जो ब्रेक होगा इट्स मीन इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ से ये जो बांड ब्रेक हुआ है इसका एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, डबल बांड नाइट्रोजन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर से मूव हुआ था इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इस नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स ये बांड बना लेंगे और हमारे पास नाइट्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को कार्बन का समझ आई होगी। अभी तक हम लोगों ने कार्बन का बेसिक इंट्रो डिस्कस किया, कार्बन की टाइप्स डिस्कस की, कार्बन की स्टेबिलिटी डिस्कस की, कार्बन के जो इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिएक्शंस हैं उनको डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।